नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन राष्ट्रपति की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है वह किस प्रकार से की जाती है। तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति है वह भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी भी होता है। यानी भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वह कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च पदाधिकारी। जो शासन का जो संचालन है वह भी किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यानी भारत में शासन संचालन जिसके नाम से किया जाता है वो है राष्ट्रपति। इंग्लैंड में जो सम्राट की जो स्थिति होती है वही भारत में किसकी स्थिति मानी जाती है? राष्ट्रपति की मानी जाती है। अर्थात इंग्लैंड का जो सम्राट है उसके बराबर पदवी भारत में किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 53 में इसे संघ की कार्यपालिका का शक्ति भी इसमें क्या होती है? निहित होती है। संघ के कार्यपालिका की शक्ति। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 53। यानी अनुच्छेद 53 बताता है कि राष्ट्रपति को संघ के कार्यपालिका की शक्ति भी दी गई है। यानी कार्यपालिका को जो नियंत्रण है उसके संबंधी शक्ति किसको मिली है? राष्ट्रपति को। यह बात अनुच्छेद 53 में बताई गई है। वह भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। यानी भारतीय सेनाओं का वह क्या होता है? सेना नायक होता है। तथा सभी प्रकार के आपातकाल लगाने तथा आपातकाल हटाने और युद्ध तथा शांति की जो भी घोषणाएं हैं वह किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। जो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। इसकी स्थिति इंग्लैंड के सम्राट के बराबर बताई गई है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। सभी प्रकार के जो आपातकाल लगाने व हटाने, युद्ध तथा शांति, इन सब की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताओं की। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या है? सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली जो योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो। देखो, आयु क्या है? 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ जो व्यक्ति है वह राष्ट्रपति के पद के योग्य माना जाता है। पागल, दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी प्रकार के लाभ का पद पर वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वह है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। किसका सदस्य? लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता का होना जरूरी है। वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। तो ये थी योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया घोषित ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। बात करें कार्यकाल की। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल है किसका? राष्ट्रपति का। अगर उसके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहता है। बात करें शपथ की कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। अगर वेतन और भत्तों की बात करें तो दोस्तों, राष्ट्रपति का वेतन जो एकदम लेटेस्ट है वह है 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए प्रति माह जो है राष्ट्रपति का वेतन है। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। किस प्रकार उसको निर्वाचित किया जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। दोस्तों राष्ट्रपति के जो चुनाव है वह संसद तथा विधानसभा के सदस्य दोनों मिलकर करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? संसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है। संसद और विधानसभा, संसद तथा विधानसभा। किसकी बात करें अपन? चुनाव की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें। राष्ट्रपति का चुनाव संसद तथा विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद व विधानसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। और किस रूप में होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें एक निश्चित कोटा इनको प्राप्त करना होता है, जिसे अपन न्यूनतम कोटा कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न किया जाता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनका चुनाव होता है, जिसमें इनको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, जिसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा। अब बात करते हैं इनके कार्य तथा शक्तियों की। दोस्तों राष्ट्रपति को है दो तरह की शक्तियां दी हुई थी। दो तरह की शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती है, या दो तरह की शक्तियां इसमें निहित होती है। एक तो सामान्यकालीन शक्तियां, तथा दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां तथा संकटकालीन शक्तियां, दो तरह की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। सामान्यकालीन शक्तियों में कौन कौन सी है दोस्तों? देखो, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, और चौथी है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ये चार तरह की शक्तियां राष्ट्रपति को सामान्यकालीन शक्तियों के रूप में मिलती है। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अगर संकटकालीन शक्तियों में अपन आगे बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। दोस्तों राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसलिए इसे तरह तरह की जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है, क्योंकि यह संसद का एक अंग भी होता है। संसद के अपन ने 3 अंग पढ़े थे, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। 2 सदन पढ़े थे, लोकसभा तथा राज्यसभा। इस प्रकार संसद का यह एक अंग है, तथा जो राष्ट्रपति है वह देश की जो कार्यपालिका होती है उसका क्या होता है? प्रधान होता है। अब देखते हैं इसकी विधायी शक्तियां। दोस्तों संसद का अधिवेशन बुलाना तथा उसकी समाप्ति करना किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आती है। कौन सी? संसद का अधिवेशन बुलाना तथा उसे समाप्त करना। किसका अधिवेशन? संसद का। संसद के अधिवेशन को बुलाना तथा उसको समाप्त करना किसकी शक्तियों में आता है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। आगे बात करें विधायी शक्तियों में, तो यह राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। कब? प्रधानमंत्री की सलाह पर।
कब करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे लोकसभा के द्वारा राज्यसभा की संयुक्त बैठक अरेंज की जाती है, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वह कौन बुलवा सकता है? राष्ट्रपति बुलवा सकता है, जिसमें इस बैठकों में पहला भाषण कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तथा लोकसभा तथा राज्यसभा की यह संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलवाई जा सकती है, जिसका जो पहला भाषण है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, जब संसद में जो अधिवेशन है वह नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया जा सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तब क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये सभी थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति संसद का जो अधिवेशन है वह बुला सकता है तथा उसकी समाप्ति अपनी इच्छा से कर सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला, लोकसभा तथा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वह राष्ट्रपति की अनुमति से बुलाई जाती है, जिसका पहला भाषण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों की क्या की जाती है? मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। ये सभी राष्ट्रपति की थी विधायी शक्तियां। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। संसद में कोई भी धन विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। यानी संसद में धन विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति क्या होती है? जरूरी होती है। यानी संसद में कोई भी विधेयक, धन विधेयक हो या वित्त विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति की क्या जरूरी है? अनुमति लेना जरूरी होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार से लोकसभा में बजट पेश करवाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा लोकसभा में बजट रखवाया जाता है। ये इनकी थी वित्तीय शक्तियां। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ या कम कर सकता है। सजा को माफ या कम कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यह अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। यानी भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की क्या करता है? नियुक्ति करता है।
तथा इसी के साथ किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ या कम करने का अधिकार भी किसके पास होता है? अगली है, अब बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दोस्तों, भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। अपन ने पहले भी बात की थी, भारत का शासन किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? किसके माध्यम से करता है? मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। किसके? मंत्रिपरिषद के माध्यम से यह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किन किन की जाती है? प्रधानमंत्री, किसकी की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी तथा यूपीएससी के अध्यक्ष तथा विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सभी विदेश संबंधी कार्य राष्ट्रपति की अनुमति से ही किए जाते हैं। यानी जितने भी विदेशी मामलों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही किए जाते हैं। जैसे विभिन्न तरह के संधि और समझौते, सभी संधि और समझौते किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन इसका उपयोग वह प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। इसका उपयोग है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। ये थी इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। इसी के साथ इसकी जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं वह कंप्लीट होती है। सामान्यकालीन शक्तियों में 4 तरह की अपन ने पढ़ी है: विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां तथा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल जो शक्ति है राष्ट्रपति की वह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। यानी उसका अनुच्छेद 352 में अध्ययन अपन कर सकते हैं। इसमें युद्ध, आक्रमणों व विद्रोह के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में इस अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की जो स्थिति अगर देश में पैदा होती है तो अपन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। जिसका उद्देश्य देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अगर ऐसी परिस्थितियां देश में व्याप्त हो तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शांति तथा सुरक्षा, शांति तथा सुरक्षा, शांति तथा सुरक्षा। दोस्तों इस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर, लिखित सलाह के आधार पर करता है।
दोस्तों राष्ट्रीय आपात की वैधता 1 महीना होती है। वैधता कितनी होती है? 1 महीना, यानी 1 माह तक इसको लागू किया जा सकता है। अगर फिर भी कंडीशन यानी फिर भी स्थिति अगर कंट्रोल ना हो तो ऐसी कंडीशन में इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक इसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी संसद की मंजूरी पर। किसकी मंजूरी पर? संसद की मंजूरी पर इसको 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने तक किया जा सकता है। राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसका 3 बार उपयोग भारत में अब तक किया गया है। 3 बार उपयोग भारत में कर लिया गया है। एक तो 1962 के वक्त, 1962 में भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ तो 1962 में, फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी 1971 में। उसके वक्त भी यह राष्ट्रीय जो आपातकाल है वह देश में लगाया गया था। उसके बाद 1975 ईस्वी में इसे लगाया गया, वो थी आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इसके कारण इसको देश में लागू किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के समय। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां है उसमें पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 352 में मिलता है। अनुच्छेद 352 के अंदर बताया गया कि युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना है। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय जो आपातकाल है वह देश में लागू किया जा सकता है, जिसकी जो वैधता है वह 1 माह होती है। लेकिन संसद फिर भी स्थिति अगर कंट्रोल में नहीं होती है तो संसद में मंजूरी प्राप्त करने के बाद इसको 6 माह तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि इसका प्रयोग अब तक देश में 3 बार किया जा चुका है। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध की स्थिति थी, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थिति, और 1975 जब आंतरिक अशांति देश में फैल चुकी थी तब इंदिरा गांधी के द्वारा यह लगवाया गया था। अब बात करते हैं दूसरी शक्ति की। दूसरी संकटकालीन शक्ति है राज्यों में संवैधानिक विफलता, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कब? अनुच्छेद 356 के तहत। दोस्तों इसमें बताया गया है कि यानी अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में अगर संवैधानिक विफलता के समय, यानी संवैधानिक विफलता यानी संविधान में जो भी कानून और नियम नागरिकों को दिए गए हैं उनकी पालना नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में, अगर संवैधानिक विफलता की कंडीशन में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लाया जाता है। जब राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो केंद्र सरकार यह मतलब संकट काल की क्या करती है? घोषणा करती है। संसद की अनुमति के बिना यह आपातकाल 2 महीने लागू कर सकता है। यानी वैधता कितनी है? 2 माह, वो भी अनुमति के बिना, यानी बिना अनुमति के कोई भी राज्य इसको 2 माह तक लागू कर सकता है। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाना चाहे तो उसको किससे? संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है, तब इसको हाईएस्ट 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी संकटकालीन शक्ति, वित्तीय आपातकाल, जिसके बारे में अपन अनुच्छेद 360 के तहत इसको जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। दोस्तों इसके तहत राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा मान ले कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, जिसमें देश में आर्थिक संकट होने का खतरा पैदा हो सकता है, वह देश की साख है वह विश्व के सामने खतरे में पड़ सकती है, तो आपातकाल लगाया जाता है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आज तक इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है। आज तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में।
करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, तो देखो योग्यताएं क्या होती है। पहली, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल दिवालिया घोषित न हो और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। तथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने की उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कार्यकाल की। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दोस्तों अपन ने यहाँ बात की कि इसकी जो एक योग्यता है उनमें बात की अपन ने कि राज्यसभा का यह क्या होना चाहिए? सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। उसी प्रकार अपन ने राष्ट्रपति के बारे में भी देखा था, वह किसका होना चाहिए था? लोकसभा का सदस्य होने की उसमें क्या होनी चाहिए थी? योग्यता होनी चाहिए थी। यहाँ राज्यसभा की बात करते हैं। कार्यकाल है 5 वर्ष। अब बात करते हैं शपथ की। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं इसकी वेतन की कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। तो राष्ट्रपति को था 5 लाख, उपराष्ट्रपति को वेतन जो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार है 4 लाख प्रति माह। 4 लाख रुपए उसको प्रति माह मिलता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर इनके निर्वाचन की बात करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, तो क्या किया जाना चाहिए? तो पद से हटाने के लिए लिया जाता है महाभियोग। यानी महाभियोग के द्वारा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को पद से हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव सबसे पहले कौन सा? महाभियोग का जो प्रस्ताव है, ये जो प्रस्ताव है वह सबसे पहले रखा जाता है राज्यसभा में। कहां रखा जाता है? राज्यसभा में। दोस्तों उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के पद से हटाने की तरह ही, मतलब राष्ट्रपति को भी इसी प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग जो प्रस्ताव होता है वह सबसे पहले कहां लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। यानी सबसे पहले राज्यसभा में इसको रखा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए, पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वह अपने आप में योग्यता रखता है। कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए कार्यकाल है 5 वर्ष। शपथ उसको राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। वेतन है जो वह नए आंकड़ों के अनुसार है 4 लाख रुपए प्रति माह है। निर्वाचन की बात करें तो उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किया जाता है। अगर पद से हटाने की बात आती है तो उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। अब बात करते हैं इनके कार्य और शक्तियों की। कार्य एवं शक्तियां। तो पहले कार्य एवं शक्तियां है वह उपराष्ट्रपति की होती है। राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति।
दोस्तों, देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा को की बैठकों का जो संचालन है वह किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तथा इसे सदन में निर्णायक मत देने का भी क्या होता है? अधिकार होता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। देश का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा की जो बैठकें हैं उनका संचालन भी उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्णायक मत देने का अधिकार भी किसको होता है? उपराष्ट्रपति को होता है। दूसरा जो इसका कार्य तथा शक्तियां है वह है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद संभालना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद संभालना। दूसरा इसका कार्य है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर पद को संभालना। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी प्रक्रिया के दौरान जो राष्ट्रपति पद है उसको संभालता कौन है? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति द्वारा पद छोड़ दिया जाता है किसी कारणवश तो पद की गरिमा को कौन बनाए रखता है? उपराष्ट्रपति। महाभियोग द्वारा अगर पद को खाली कर दिया जाए तो भी कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की विदेश यात्रा पे होने पर या विदेश में होने पर देश में जो राष्ट्रपति का जो कार्य है वह कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। बीमार या अन्य किसी कारणों से वह अनुपस्थित होता है तो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। ये सभी कार्य राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अपना उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कल अपन बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का उपयोग करें तथा एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। उम्मीद करता हूं आप सभी इन बातों पर खरे उतरेंगे। इसी के साथ द अर्थ परिवार आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।